अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं न्यूज़ टॉक। मैं हूं यशफीन जमाल। आज पाकिस्तान के सबसे बड़े सूबे पंजाब का 5,454 अरब रुपए का टैक्स फ्री बजट पेश किया गया। बजट की तफसील बताते हुए सूबाई वजीर खजाना मुश्तबा शुजाउर रहमान का कहना था कि पंजाब हुकूमत 100 यूनिट तक बिजली इस्तेमाल करने वालों को फ्री सोलर सिस्टम फराहम करेगी, जबकि सूबे भर में 7,000 ट्यूबवेल्स को सोलर सिस्टम पर मुंतकिल करने का प्रोग्राम भी बजट में शामिल किया गया है। सूबाई वजीर खजाना का कहना था कि तारीख का सबसे बड़ा किसान दोस्त पैकेज मुतारिफ करवा रहे हैं, जिसके तहत 5 लाख किसानों को 75 अरब रुपए के बिला सूद कर्जे फराहम किए जाएंगे। इसके अलावा पंजाब के सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में 25% तक और पेंशन में 15% तक का इजाफा भी सामने आया है, जबकि पंजाब हुकूमत ने मजदूर की कम अज कम उजरत 32,000 रुपए से बढ़ाकर 37,000 रुपए कर दी है। पंजाब असेंबली के बजट इजलास में आज हुकूमत के अहम इत्तेहादी पीपल्स पार्टी गैर हाजिर दिखाई दी। पीपल्स पार्टी के पार्लिमानी लीडर अली हैदर गिलानी का कहना था कि सालाना तरक्याती प्रोग्राम में जनूबी पंजाब का 34% हिस्सा न देने पर उन्हें तहफ्फुजात हैं, जबकि उनकी पार्लिमानी पार्टी ने बजट पर मुशावरत न करने पर भी तहफ्फुजात का इजहार किया है। अली हैदर गिलानी का शिकवा करते हुए मजीद कहना था कि काश्तकारों के मसाइल पर नून लीग ने पीपल्स पार्टी की किसी तजवीज़ पर अमल दरामद नहीं किया और सालाना तरक्याती प्रोग्राम में भी पीपल्स पार्टी को नजरअंदाज किया गया है। आज पंजाब असेंबली के ईवान में सहाफियों की जानिब से भी हत्या इज्जत जैसे काले कानून के खिलाफ एहतजाज रिकॉर्ड करवाया गया और सहाफियों ने एहतजाजन प्रेस गैलरी से वॉकआउट भी किया। जब हम बात करते हैं कि इत्तेहादी जो है वो हुकूमत से नाराज दिखाई देते हैं, तो इसी तरह का एक मंजरनामा हमने कल विफाक में भी देखा, जहां पे कौमी असेंबली के अंदर भी इसी तरह का कोई मामला था और ऐसा लग रहा है कि ये मामला हुकूमत जो है वो कंट्रोल नहीं कर पा रही। सभी इश्यूज पर बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से मेंबर नेशनल असेंबली हैं, माहिर मईशत हैं, डॉक्टर मिर्जा इख्तियार बेग साहब ने हमें ज्वाइन किया। बहुत शुक्रिया सर आपका, आपके वक्त के लिए। कुछ ही देर में मेंबर नेशनल असेंबली हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज से बिलाल कियानी साहब भी हमारे साथ मौजूद होंगे। डॉक्टर साहब, थोड़ा सा मैं बजट की डिटेल्स में तो जाती हूँ आपके साथ, लेकिन पहले जरा ये कहिएगा कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने, आप लोगों को नहीं लगता, मैंने पहले भी आपसे वैसे ये बात कही थी और पूछी थी कि एक बुरा इवेंट चूज किया गवर्नमेंट को टफ टाइम देने के लिए, क्योंकि उसके ऑप्टिक्स जो है सर वो बहुत अच्छे नहीं गए। अब बात ये हो रही है कि हुकूमत के लिए ऑपोजिशन भी एक टफ टाइम जो है वो तैयार करके बैठी हुई है, अपने इत्तेहादी भी इतने क्रिटिकल पॉइंट के ऊपर जो है उन्होंने हुकूमत को इस तरीके से ट्रीट किया कि सिर्फ 3 लोगों ने टोकन प्रेजेंस की। सर देखिए, हम मुसलसल मुस्लिम लीग नून की क़यादत जो हमारे साथ कांटेक्ट में रहती है उनके थ्रू भी और आला क़यादत से भी बार बार ये कह रहे थे कि हमें मशावरत मिले। बजट में कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिसमें हमें ज़रूर कंसल्ट करना है, जिसमें PSDP 1400 अरब रुपए का जो एक एलोकेशन था उसमें पहले से तय हुआ था कि उसमें सूबों को कितना कितना देना है, सिंध की कितने % होगी, और जो एक एग्रीमेंट किया था हुकूमत साजी के लिए याशवीन, वो एग्रीमेंट 50 से ज़्यादा % चीजें इम्प्लीमेंट नहीं हुई। तो हमारा आखिरी दिन तक हमने उनसे कहा था, रात को हमारी कमेटी नवीद उमर वगैरह के साथ, खुशी चाहता के साथ उनसे मिलने के लिए भी गई, लेकिन वो हर बार उनका यही होता था कि नहीं वो बजट के बाद देख लेते हैं इंशाल्लाह। तो अब ये हमें 2 दिन पार्लियामेंट्री पार्टी की मीटिंग थी, मैंने खुद दोनों दिन अटेंड करी है, बिलावल भुट्टो साहब ने चेयर की है। एक MNA, मैं रिपीट कर रहा हूँ, एक MNA ने डिससेटिस्फैक्शन जो है वो इजहार करा है उसका कि सर ये क्या है, ये हम अलाइज हैं, हम इन्हें रिस्पेक्ट देते हैं, ना हमें साथ ये रख रहे हैं, ना हमारे मुतालबात मान रहे हैं, ना हमारी वो कंडीशन एग्रीमेंट में जो ऑलरेडी साइन हो चुका है उस पर अमल दरामद कर रहे हैं। नहीं, लेकिन डॉक्टर साहब इसके अंदर वैसे जो आपने बात की, आई हैव टेकन योर पॉइंट, इसके अंदर एक राय ये भी आ रही है कि आप लोग आहिस्ता आहिस्ता नाराजगी का इजहार करके मान भी जाते हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों ने, बल्कि बैरिस्टर सैफ जो है उन्होंने कहा कि बिलावल भुट्टो साहब विकेट के दोनों तरफ खेल रहे हैं इस वक्त। बिलावल साहब ने, यकीन करें, मैं मौजूद था यशवीन, आपसे पुराना ताल्लुक है जी, एक MNA से पूछा है और हमने अपने इशूज बतलाए, इलाके के काम नहीं हो रहा है, एडमिनिस्ट्रेटिव जो लोग इनके लगे हुए हैं वो ताउन नहीं कर रहा है, हमारे लोगों को FIR कट रही हैं, यानी हम बिल्कुल PTI जैसे हमें ट्रीट किया जा रहा है उससे भी बदतर। हालांकि हम अलाइज हैं, हमारा एक नंबर था जिससे हुकूमत साजी में मुस्लिम लीग नून आई है और हमने हर आईनी ओहदे की इलेक्शन में सपोर्ट किया है, उन्होंने भी किया है, हमने भी किया है। तो ये बात फिर तय हुई कि नहीं, हम टोकन पार्टिसिपेशन करेंगे। और एक बात मैं और बता दूं, बिलावल साहब कहते हैं कि मुस्बत सोच है,
उन्होंने कहा जी हम ये नहीं होने देंगे कि बजट पास ना हो। हमें पता है कि पीटीआई का सॉरी IMF का हमारा नेगोशिएशन जारी है और इस कोई ऐसी चीज जिसमें पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी नजर आए, इंतशार नजर आए, मुल्क के लिए बेहतर नहीं है। सर कोई स्पेसिफिक मुतालबा ऐसा जो आप लोगों ने रखने की कोशिश की गई हो, जिसे इनकॉर्पोरेट ना किया गया हो, जिसकी वजह से आप लोगों का इतराज है? एक तो चले आप लोगों के पंजाब की MPAs की भी सुना है कि बहुत शिकायत है, MNAs का आपने खुद बता दिया कि शिकायत है, वो एक एस्पेक्ट है, लेकिन कोई स्पेसिफिक ऐसा एरिया है, ऐसा शोबा है जिसके अंदर आप चाहते थे कि बेहतर एलोकेशन हो सकती थी, नहीं हुई? कोई ऐसी रिजर्वेशन भी है आप लोगों की? देखिए एग्रीमेंट के लिए पहले वादा हो चुका था कि उसको इम्प्लीमेंट किया जाएगा, वो आधा भी नहीं हुआ है। और बजट PSDP पे हमारी सीरियस ऑब्जर्वेशन है, जिस तरह से वो सूबों को एलोकेट किया गया वो नहीं था जो हमारी बात हुई थी। लेकिन पब्लिक सेक्टर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट हर पार्टी की जान होते हैं, वो उन्हीं से ही अपने लोगों को मुतमईन करते हैं, अपने इलाके के लोगों को दिखाते हैं जो प्रोजेक्ट्स होते हैं उनकी डेवलपमेंट और साख बनती है, उनके एक नाम बनता है। तो उसमें तो कंप्रोमाइज करना अपनी पार्टी की जो अंडरमाइन करने की बात है। अच्छा सर, आप यू वेरी सीनियर इकोनॉमिस्ट आल्सो, आप जो PSDP की बात कर रहे हैं इसको थोड़ा सा इकोनॉमिक साइड पे देख लेते हैं, पॉलिटिकल को थोड़ा सा साइड पे करके जो बात आप कर रहे हैं, ये एतराज कि PSDP की एलोकेशंस ठीक नहीं है, इसको किस तरह वे करेंगे? क्योंकि मुल्क का हर जो माशी एक्सपर्ट है इस वक्त वो ये कह रहा है कि बहुत बड़ा अमाउंट रख दिया PSDP के अंदर, एग्जैजरेटेड है, गैर जरूरी है, हम अफोर्ड ही नहीं कर सकते। हम भी यही कह रहे हैं, 1400 प्लस 100 जी 1500 अरब जी यहाँ के टैक्सेस लगा के, एक्सपोर्ट इंडस्ट्री को बिठा के, ग्रोथ को किल करके, FDI के दरवाजा बंद करके, अगर हमने 1500 रुपए का PSDP रखा है 1400 प्लस 100 जी, तो ये कोई मैं नहीं समझता कि दानिशमंदाना बात है, क्योंकि आपने रेवेन्यू लेने के लिए हर वो वार करा है, हर उस जगह हाथ डाला है जहाँ पे गुंजाइश थी। लेकिन उसके आफ्टर इफेक्ट्स में आपको अगर आप पूछें बजट के ऊपर कमेंट्स तो मैं क्विकली दे दूं। जी जी जरूर। ग्रोथ को किल किया है, हम मुश्किल ग्रोथ जो है वो 2 से 3% की बात कर रहे हैं, 2.5 से 3%, और 2.5 से 3% में 12,900 अरब रुपए का रेवेन्यू को टारगेट है। आप किस तरह से 2.5% की ग्रोथ में 12,000 का टारगेट हासिल कर लेंगे? पहले से 3,500 अरब ज्यादा, 38% का इंक्रीज के करीब था। बिल्कुल। एक्सपोर्ट जो चीज हुई है वो तो मैं तस्वर नहीं कर सकता था, उन्होंने डिस्कस किया इन्होंने, एक्सपोर्ट में 1% के ऊपर फाइनल डिस्चार्ज ऑफ लायबिलिटी होता था, और ये हर कामयाब और उन ममालिक में यही स्कीम है जो एक्सपोर्ट जिनकी ज्यादा है, उन्होंने उसकी स्कीम ही खत्म कर दी, उसे नॉर्मल इनकम टैक्स रेजिम में ले तमाम टेक्सटाइल सेक्टर को, लेदर सेक्टर को। ये आप सहूलतें देने जा रहे हैं, सहूलतें खत्म कर रहे हैं। एक्सपोर्ट देखिएगा, आप वो लोग अपीलें करेंगे, अब लोग रिटर्न जमा कराएंगे, अब लोग मीटिंगे कंसल्टेंट के पास करेंगे या अपनी मार्केटिंग और एक्सपोर्ट को देखेंगे, तो उसमें भी हमारी रिजर्वेशन है। FDI आने के लिए जो कीमतें बढ़ाई गई हैं उससे पैदावारी लागत में इजाफा हुआ है, और आप ये तमाम चीजें छोड़ के और आप रेवेन्यू हासिल कर लें बस। अगर आपका मकसद यही है कि रेवेन्यू ओरिएंटेड बजट है, रेवेन्यू ओरिएंटेड बजट, उसमें ना ग्रोथ को देखा है, ना FDI को देखा है, ना एक्सपोर्ट को देखा है। सर लेकिन अगेन फ्रॉम एन इकोनॉमिस्ट पॉइंट ऑफ व्यू, आपको नहीं लगता ये भी मजबूरी थी? क्योंकि ये जो 12,900 अरब का फिगर है, ये तो बजट के बहुत पहले से हम सुन रहे हैं, और ये बात भी किसी को अभाव नहीं है कि ये किसकी वजह से किया जा रहा है, IMF की रिक्वायरमेंट है? नहीं, आप खर्चे कम करें, अपनी इनकम बढ़ाएं, आपने खर्चे कहाँ कम करें? एक PWD को बंद करा, वो पहली मरीज थी, उसको कब्र में डालना था बस, और बाकी 24 इदारे बात हुए कि 24 इदारों की नेशनलाइजेशन होगी। 1,000 अरब रुपए का सालाना नुकसान हो रहा है, 1,000, पहले 500 अरब रुपए का स्टील होता था। स्टील मिल की जमीन भी कब्जा हो गई है, और स्टील मिल की जो गैस है
वो लोग वहाँ मजदूर अपने घरों में यूज कर रहे हैं और बिल नहीं दे रहे हैं। वो यूनिट जिसमें चिमनी से धुआं नहीं निकल रहा है और अरबों रुपए उसके लिए वेजेस के मद में दिए जा रहे हैं। तो ये तमाम बातें थी, तो हमारा उसमें अपना मौक़िफ़ था। हम एक जो एक्सपेंस को कट डाउन करने की बात करते हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हैज ऑलवेज बिन प्रो द फैक्ट कि जो सरकारी मुलाजमीन उनकी तनख्वाह में इजाफा होना चाहिए, बल्कि एक खबर ये भी आ रही थी कि जो इजाफा अभी प्रपोज किया गया आप लोगों का ख्याल है कि ये कम है, लेकिन इस पर भी बहुत तनकीद आ रही है कि 3% ऐसे सरकारी मुलाजमीन के वो जो सर्विस प्रोवाइड करते हैं उसके ऊपर भी सवालिया निशान है कि वो क्या प्रोवाइड करते हैं इस मुल्क के अवाम को। आप हमारे टैक्स पेयर मनी से उनकी तनख्वाह बढ़ा देते हैं हर दफा। जी डॉक्टर साहब। देखिए, बिलावल साहब ने मैनिफेस्टो में इलेक्शन के ऐलान किया था कि हम 5 साल में दुगनी कर देंगे। दुगनी से मुराद है कि हर साल 20% बढ़े और 20% बढ़ेंगी तो 5 साल में 100% हो जाएंगी। और ये वादे पे हम कायम हैं। अपने सूबे में भी हम इसके ऊपर अमल दरामद किया और करेंगे। और मजदूर के लिए हमारा बड़ा वाज़ेह मौक़िफ़ है। जहां तक प्राइवेटाइजेशन का है, हमने उन्हें एक मॉडल दिया है पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप का, जो सिंध में कामयाब रहा, जो हर कोल और हर पावर जनरेशन कंपनीज में एक रोल मॉडल है, सक्सेसफुल मॉडल है। हमने कहा बोले हम चाहते कि लोगों की रिट्रेंचमेंट हो, हम नहीं चाहते चूल्हे बंद हो। हमने तो चूल्हे जलाने का हमारी पॉलिसी है, लिहाजा हमने उन्हें प्राइवेटाइजेशन से नहीं मना कर रहा। हमारा सिर्फ जो है कि इसकी रिस्ट्रक्चरिंग जो करें आप, उसमें आप पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के मॉडल को लें, या अगर वो नहीं होता तो गोल्डन हैंडशेक का एक मॉडल बैंकों की प्राइवेटाइजेशन में हमने इस्तेमाल किया है और कामयाब रहा है। अच्छा सर, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप का भी जो मॉडल है ना, बहुत सारी चीजों के लिए उसको प्रपोज किया जा रहा है। मैं उसके लिए आपसे जरूर ओपिनियन लूंगी, क्योंकि सिंध के अंदर कुछ बड़े सक्सेसफुल ऐसे मॉडल्स एग्जिस्ट भी करते हैं, लेकिन वो बड़े लिमिटेड हैं। जरा इजाजत अगर दें, बिलाल साहब हमारे साथ मौजूद है, बिलाल कियानी साहब, उन्हें शामिल कर लूं, क्योंकि अभी जो आपने कुछ रिजर्वेशन शेयर की हैं, बिलाल साहब जो है वो ही इज वेरी सीनियर इन द गवर्नमेंट ऑल्सो। बिलाल साहब, बहुत शुक्रिया आपका आपके वक्त के लिए। सर, कैसा रिफ्लेक्ट कर रहा है आप लोगों के ऊपर कि ऑपोजिशन तो पहले ही ऑपोजिशन का काम कर रही है जो कि उनको करना चाहिए, आपके इतने इंपॉर्टेंट इत्तेहादी जिनकी वजह से एक इंप्रेशन है कि गवर्नमेंट बनी हुई और फैक्ट भी है, वो भी नाराज हैं सर आपसे? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यशवीन साहब का बहुत शुक्रिया जी अपने शो में दावत देने का। देखिए, मैं इतना बस कहना चाहूंगा कि जो ये बजट बनाने की प्रोसेस रही है, इसमें पीपल्स पार्टी से दीगर सतहों पे मुशावरत रही है और आगे भी रहेगी। और अभी तो बजट प्रेजेंट हुआ है, तो अगर अभी भी यकीनन दे आर पार्टनर्स इन दिस गवर्नमेंट, और अगर कोई भी इनके मजीद तहफ़्फ़ुज़ात हैं तो यकीनन डिस्कशन से मैं दूर हो जाएंगे। जी बिल्कुल सर, यहीं से मैं गुफ्तगू को आगे बढ़ाऊंगी। मुझे एक ब्रेक का कहा जा रहा है। व्यूअर्स, एक ब्रेक लेंगे, यहाँ पर हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाजरीन। सर, वफाक का इशू तो चल ही रहा था, पंजाब के बजट के बाद वहां से और ज्यादा सीरियस रिजर्वेशंस आ रही हैं। अली अजहर गिलानी साहब कहते हैं ना किसी किसान पैकेज पे, ना साउथ पंजाब के किसी मामले के ऊपर हमसे तो कुछ पूछा ही नहीं गया। वहां पर भी आज पीपल्स पार्टी मौजूद नहीं थी। नहीं, देखिए बात यह है कि देखिए पंजाब और वफाक की डायनामिक्स आर स्लाइटली डिफरेंट। वफाक में आप देख लीजिए कि यकीनन पीपल्स पार्टी के और पीएमएन ने साथ मिलकर गवर्नमेंट बनाई है, मगर पंजाब के अंदर तो हमारी अपनी एक सिंगल मेजॉरिटी है और उसमें भी, मगर हैविंग सेड दिस, बजट अभी प्रेजेंट हुआ है। तो अगर आप एक पार्लियामेंट्री पार्टी हैं और आपके पास वहां पे कोई अगर कोई सजेशंस हैं, कोई इम्प्रूवमेंट्स हैं जो आपका ख्याल है बजट में आ सकती हैं, हमारे मैक्रो इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स को जो एक बैलेंस हमने बरकरार रखना है कि फिस्कल डिसिप्लिन भी लाएं, अपने खसारे भी कम करें, मगर साथ ही साथ मैक्सिमम हम रिलीफ फराहम कर सकें सबसे कमजोर तबकात को, ये दीगर प्रायोरिटीज को बैलेंस को जो बैलेंस करना है, इसको मद्देनजर रखते हुए अगर कोई भी तजावीज आती हैं तो वो आज भी वेलकम है, और सिर्फ पीपल्स पार्टी की तरफ से नहीं बल्कि ऑपोजिशन की तरफ से एनी सजेशन दैट कैन इंप्रूव द बजट व्हाइल स्टेइंग विद इन द पैरामीटर्स, तो यकीनन दैट्स अ वेरी पॉजिटिव वे ऑफ लुकिंग एट थिंग्स राइट नाउ। लेकिन ये आपका पर्सपेक्टिव है। मैंने कल भी बहुत से लोगों से, पीपल्स पार्टी के दोस्तों से बात की है, आज भी जितने लोगों से बात हुई वो कहते हैं इट वाज पार्ट ऑफ आवर एग्रीमेंट कि जहां पर ये फाइनेंशियल इश्यूज वो है रिलेटेड है या कंसर्न है, हमें पहले ऑन
बोर्ड लिया जाएगा। उन्होंने कहा दैट शिप हैज सेल्ड। आप लोग एक डॉक्यूमेंट ले आए हैं, आप लोगों ने हमें पहले पूछा ही नहीं है, तो अब हम आपको क्या बताएं? नहीं देखिए, पहले मैंने जैसे कि आपको बताया, वफाक की हद तक तो जी मेरे इल्म में है कि पीपल्स पार्टी के साथ मुख्तलिफ लेवल्स पे प्रायर टू द प्रेजेंटेशन ऑफ द बजट उनके सामने बजट की कॉन्टूर्स और चीजें शेयर की गई हैं दीगर फोरम्स पे। एक तो पार्लियामेंट के अंदर भी एक तो मीटिंग हुई थी, वहां पे उनके सामने बजट के उनके जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, जो उन्हें नॉमिनेट किए थे पार्टी के, उनको भी ब्रीफ किया गया। इसी तरह वफाकी हुकूमत की सतह पे अगर आप देखें तो वहां पे आई थिंक शायद पार्टी सतह पे तो आई एम नॉट एंटायरली श्योर, बट एट द गवर्नमेंट लेवल जहां पे वफाक और सूबों की गवर्नमेंट थी, जिस तरह एनी नेशनल इकोनॉमिक काउंसिल है, वहां पे पीपल्स पार्टी की नुमाइंदगी फ्रॉम उनके सीएम की वहां मौजूद थे। तो एट दीगर एट वेरियस लेवल ऐसा हरगिज़ नहीं है कि कल बजट प्रेजेंट हुआ है और उससे पहले पीपल्स पार्टी को कॉन्फ्रेंस में लिया गया। अगर इसके बावजूद भी यकीनन अगर उनके कोई और तहफ़्फ़ुज़ात हैं एंड दे हैव एनी अदर रिजर्वेशन, तो यकीनन वो आइंदा दिनों में दूर हो जाएंगे। बजट अभी पास तो हुआ नहीं है, बजट तो पास होना है, आफ्टर ईद बजट सेशन अभी बजट प्रेजेंट हुआ है। तो इस मगर ये भी मैं बस ये फैक्टर वज़ाहत करना चाह रहा था कि ऐसा हरगिज़ नहीं है कि इससे पहले ये चले मैं मुझे इजाजत है, हमारे साथ रहें, कुछ देर के लिए हमारे साथ रहें। मैं जरा डॉक्टर साहब से पूछ लूं। सर, दो बातें की हैं बिलाल साहब ने। एक तो बड़ी पॉजिटिव नोट पे उन्होंने बात शुरू की है, वो कह रहे हैं भी बजट तो नहीं पास हुआ, तो कोई अगर रिजर्वेशंस हैं, आवाम की बेहतरी की कोई ऐसी चीज या मंसूबा है, आप जरूर बताएं, वो इनकॉर्पोरेट हो जाएगा। दूसरा, वो ये कह रहे हैं कि अगर ये कहा जा रहा है कि किसी भी फोरम पर बजट का कुछ नहीं किसी के साथ शेयर किया गया, तो ऐसा नहीं है, मल्टीपल फोरम्स पे बजट के खदोखाल शेयर किए गए हैं पीपल्स पार्टी के साथ। देखिए, हमारी रात को नवीद कमर साहब के साथ इनकी जमात की पार्टी हुई, की मीटिंग हुई, कल दोबारा भेजे गए। आज गिलानी साहब, नवीद कमर, खुर्शीद शाह साहब मिले इनकी टीम के साथ, और गिलानी साहब का जो स्टेटमेंट है वो यही है कि जी हमने अपना इश्यूज बताए हैं और उन्होंने वादा किया है, लेकिन उनको हम ये नहीं कह रहे कि बजट पास हो गया। बजट हमें पता है 28 तक हमारा सेशन चलेगा, 20 से 28 उसमें बहस होगी, लेकिन ये जो मेजर चीजें होती हैं वो हाउस के बाहर भी एक कंसल्टेशन प्रोसेस होता है और उसमें इन प्रिंसिपली एग्री कर लेते हैं ताकि हाउस में भी उस पर ज्यादा बहस ना हो और एमिकेबली वो चीजें जो है राइड होके पास हो जाए। तरीका यही होता रहा है अब तक। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। अच्छा, एक बात अभी बड़ी इंपॉर्टेंट की थी डॉक्टर साहब ने, बिलाल साहब, जरा इसके ऊपर अगर आप जरूर कमेंट कर दें। वी अंडरस्टैंड कि आईएमएफ की वजह से हमारी कुछ लिमिटेशंस थी हैं, बजट में उनको इनकॉर्पोरेट करना जरूरी था, इनकॉर्पोरेट किया भी गया है हुकूमत की तरफ से, लेकिन अगेन हाउ रियलिस्टिक इज दिस बजट व्हेन वी से कि इकोनॉमी ग्रो करेगी 2.5-3% की रेट के ऊपर, और जो टैक्स का रेट है, जो कलेक्शन हमने टारगेट रख दिया वो 38% से हमने उसको जंप कर दिया है। ये दोनों चीजें साइड बाय साइड कैसे जाती हैं? डॉक्टर इख्तियार बेग साहब कह रहे हैं कि आप लोगों ने ग्रोथ जो है वो बिठा दी, इंडस्ट्री को बिठा दिया, एक्सपोर्ट्स को बिठा दिया। ये क्या किस किस्म का प्लान ऑफ एक्शन है? देखिए अब आप देख रही हैं कि 3.6% ग्रोथ अगले साल की जीडीपी ग्रोथ जो है वो टारगेट की गई है, जो कि एक रियलिस्टिक टारगेट है। इस साल तकरीबन अभी 2.4% तक फिगर आ चुका है मौजूदा साल का। तो आइंदा साल में देखिए टैक्स ग्रोथ आमतौर पर जो नेचुरल ग्रोथ वो तो दो चीजों में आ जाती है। टैक्स कलेक्शन में एक जीडीपी ग्रोथ होती है, उसके बाद इन्फ्लेशन जितने भी उस साल की इन्फ्लेशन रही होती है उसका भी एक, उसकी वजह से भी एक नॉमिनल जो ग्रोथ होती है वो आ जाती है टैक्स रेवेन्यूज में। मगर साथ ही साथ इसके आप देखिए कि टैक्स एक तो इन्फोर्समेंट के ऊपर इस साल जोर होगा और वाइडनिंग ऑफ द टैक्स है बहुत जोर 2-3 चीजों पे है कि एक तो जिन लोगों ने या जिन सेक्टर्स ने अपना अभी तक हिस्सा नहीं अदा किया या नहीं करते आए उसको उनके खिलाफ और उनको टैक्स एक्ट में डालने के लिए काफी स्ट्रॉन्ग मेजर देते हैं, स्ट्रॉन्ग इन्फोर्समेंट है। जैसा कि इसमें एक जैसे कि नॉन सैलरी आपने इम्पोर्टेंट चीज है, एक इन्फोर्समेंट के ऊपर एक हैवी किस्म की इस दफा एक एफर्ट की जाती है और साथ ही साथ एक डिजिटलाइजेशन ऑफ एफटीआर के ऊपर एक अक्सर ये बात होती है ये सालों में, मगर इस दफा
आप देख रही हैं कि बाकी नहीं, अब ये इंटरनेशनली रिलाउंस फर्म भी एंगेज हो गई है जो काम भी शुरू कर चुकी है, ताकि ये जो डिस्क्रेशन होता है एफबीआर के ऑफिसर्स का, जिसके नतीजे में कहीं हरासमेंट होती है या ह्यूमन इंटरेक्शन जो है उसको मिनिमाइज करने के लिए ये सारी एफर्ट्स हो रही है। बिलाल, आपकी बड़ी अच्छी अंडरस्टैंडिंग है मईशत की और पाकिस्तानी मईशत की, और भी अच्छी होगी, जाहिर है आप ग्राउंड लेवल के ऊपर पॉलिटिक्स करते हैं। ये इतना आसान है, इतना स्मूथ सेल हम कर लेंगे? इन्फोर्समेंट ही का तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। आसान होता तो बहुत सारे हमारे मईशत के स्ट्रक्चरल मसाइल ना होते जो पिछली 2 दहाइयों से आ रहे हैं। मगर आपने देखा है कि पिछली 2 दहाइयों के अंदर अगर कभी वो काम हुए हैं जो कोई और जमात या हुकूमत नहीं कर सकी, तो वो PMLN ने ही हमेशा आपको करके दिखाया है। आपने 2013 से 18 के दौर में देखा, लोड शेडिंग थी 30-30 घंटे की। हमने कहा था हम आके लोड शेडिंग का खात्मा करेंगे, 12-14 हजार मेगावाट बिजली हम लगाएंगे। हमने मुल्क की, लेकिन बिलाल कियानी साहब ट्रेडर्स हैं, रिटेलर्स हैं, होलसेलर्स हैं, विदाउट इंटरप्शन करने से देखिए, तो रिटेलर्स के ऊपर भी टैक्स बढ़ा है, नॉन सैलरीड क्लास के ऊपर भी हमने इन्फोर्समेंट की और रेट्स भी बढ़ाए, नॉन फाइलर्स के ऊपर क्यूमुलेटिव सतह पे जाके अब रेट्स लगा दिए गए हैं, क्योंकि इन द लॉन्ग टर्म नॉन फाइलर्स की कैटेगरी एग्जिस्ट ही नहीं करनी चाहिए। बिल्कुल नॉन फाइलर्स तो अभी हम उसको इस सतह पे लेके जा रहे हैं कि नॉन फाइलर्स को ये महसूस होना चाहिए कि अगर आपने इस मुल्क के अंदर कोई कमर्शियल एक्टिविटी करनी है तो फाइनेंशियली इट शुड ओनली मेक सेंस एज अ फाइलर, मतलब कि टू बी अ नॉन फाइलर टू हैव लीगल कवर फॉर डूइंग समथिंग दैट इज नॉट लीगल। तो ये मतलब कि और किसी भी मुल्क के अंदर नॉन फाइलर की कैटेगरी होती, तो इसलिए ये हम दीगर मेजर्स दे रहे हैं, मगर बुनियादी तौर पे आ जाए जो इसमें से टैक्स ग्रोथ है जिसकी आप बात करी थी, इसमें मकसद ये बुनियादी हमारा यही एम है कि इसको हम थ्रू टैक्स नेट और इन्फोर्समेंट के थ्रू और जो कुछ एडिशनल टैक्स रेवेन्यू मेजर्स हैं, ठीक है, तो इसको हम कलेक्ट करेंगे। ये एक ऐसा ऑर्गेनिक एस्पेक्ट है और एक एडिशनल एस्पेक्ट। बिल्कुल ठीक है, ये एक ऐसा डोमेन है जी, इसके ऊपर मजीद बड़ी अभी आर्गुमेंट हो सकती है, लेकिन बस वक्त खत्म हो गया। आपका बहुत शुक्रिया बिलाल अजहर कियानी साहब आपके वक्त के लिए। डॉक्टर इख्तियार बेग साहब बहुत शुक्रिया सर आपका भी आपके वक्त के लिए। गवर्नमेंट के इत्तेहादी और गवर्नमेंट उनकी आपस में जो एक अलाइनमेंट नहीं नजर आ रही है, खासतौर पर बजट के इशू के ऊपर, उस पर भी हमने बात करने की कोशिश की। एक ब्रेक का वक्त हो रहा है, ब्रेक से वापस आएंगे तो कुछ एक्सपर्ट एनालिसिस बजट के ऊपर शामिल करेंगे, हमारे साथ रहिए जी। वेलकम बैक नाज़रीन। जो बजट पेश किया गया है वफाकी हुकूमत की जानिब से, उस पर एक एक्सपर्ट ओपिनियन भी हमने सोचा कि प्रोग्राम के इस हिस्से में शामिल करना चाहिए। हमारे साथ मौजूद हैं इकोनॉमिस्ट हैं हारून शरीफ साहब ने हमें ज्वाइन किया। बहुत शुक्रिया सर आपका आपके वक्त के लिए। सर अगर मैं आपसे ये कहूँ कि ज़ाहिर है इस वक्त जो मुल्क की एक माशी सूरत हाल है, बजट के आने से पहले भी बहुत सारी चीज़ें जो हैं उन पर बात भी हो रही थी, डिबेट भी हो रही थी। आपने कोई अपने जहन में कोई तवक्कुआत रखी हों बजट से जो आप समझते हैं कि उसके बरक्स आया है बजट या उस पर पूरा उतरा है बजट? हाउ डू यू लुक एट इट? जी, व्हेन आई लुक एट इट, उसकी 2 साइड्स हैं। देखिए, बजट की एक्सपेंडिचर साइड में तो फेडरल गवर्नमेंट के पास वैसे ही गुंजाइश बहुत कम है। 53% आप सूद का पैसा दे देते हैं, बाकी आप सूबों को दे देते हैं हुकूमत चलाने के लिए। सो वहां पर गुंजाइश जो है, इन्होंने जो 3 ट्रिलियन के नए टैक्सेस लगाए हैं, मेरी ये पहली तवक्को तो ये थी कि 3 ट्रिलियन के बजाय इनको आप 1.5 ट्रिलियन के लगाते और आप 1.5 ट्रिलियन का अपना एक्सपेंडिचर कम करते। देखिए ना, ऑब्जेक्टिव जो है वो बजट के खसारे को कंट्रोल करना है, ज्यादा टैक्सेस कलेक्ट करना नहीं है या रेवेन्यू कलेक्ट करना। क्योंकि हम खसारा इसलिए नहीं कंट्रोल कर पा रहे कि जो हमारा वेस्टफुल एक्सपेंडिचर है फेडरल गवर्नमेंट का, उसको हम कम करने पे तैयार नहीं है। तो पहली तो एक्सपेक्टेशन मेरा ख्याल था कि ये जरूर होगी। दूसरी चीज ये है कि मेरा ये भी ख्याल था कि इस दफा रियल एस्टेट और एग्रीकल्चर इनकम टैक्स नेट में लाई जाएगी। रिटेलर्स पे तो कुछ बात की गई है, लेकिन इन 2 सेक्टर्स के ऊपर कोई कॉन्क्रीट बात नहीं की गई। तीसरी इसमें जो ऑब्जर्वेशन है वो ये है कि एग्जेम्पशंस जो हैं जो अमीर तबके की, उनके ऊपर भी मुझे कोई ऐसा खातिर खा कट नहीं दिखाई देता। और आपने कैपिटल गेन टैक्स भी स्टॉक मार्केट पे नहीं लगाया, जिसकी वजह से आज मार्केट बहुत ऊपर चली गई है। देखिए, बजट आपकी ये जो बजट होता है बाय डेफिनेशन ये किसी भी हुकूमत की पॉलिसी का फाइनेंसिंग इंस्ट्रूमेंट है। जब पॉलिसी नहीं होती है क्लियर,
तो फिर बजट में लॉबिंग और स्पेकुलेशन शुरू हो जाती है, क्योंकि लोग फिर पॉलिसी को बजट के जरिए कंट्रोल करते हैं, जो कि एक प्रोडक्टिव तरीका नहीं है। इन्वेस्टर्स फिर अपनी पोजीशन नहीं ले पाते हैं। बिल्कुल, ये तो एक ओवरऑल तज्जिया, ये एक एडमिनिस्ट्रेटिव बजट है। कुछ एफर्ट की गई है कुछ चीजों को बेहतर करने की, जैसे कुछ स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेस की बात की है, आईटी की एलोकेशन की बात की है, जो इन्होंने बात आप जो कह रहे हैं ना, ये जो आईटी सेक्टर की या कुछ एलोकेशंस की बात की है, इसके ऊपर भी एक एतराज वाइडली ये आ रहा है कि इनके ऊपर भी सिर्फ कुछ एकेडमिक बातें की गई हैं, कोई प्लान ऑफ एक्शन नहीं दिया गया कि हम एग्जैक्टली क्या करेंगे या कोई सर्टेन अमाउंट ऑफ एलोकेशंस क्या है इन चीजों को पूरा करने के लिए, सिर्फ बात की गई है। ये मैं एक्सप्लेन करना चाह रहा हूँ कि जो आपका डेवलपमेंट का बजट है, जिसको पीएसडीपी कहते हैं, जो 1.5 ट्रिलियन का है, देखिए ये जो नंबर होता है ये सिर्फ हुकूमत की इंटेंट होती है। इस इंटेंट को रियलाइजेशन में और आउटकम में बदलने के लिए जो आप बात कर रही हैं, वहां पर मजबूत इदारे भी चाहिए और एक गेम प्लान भी चाहिए कि आप इसको टारगेटेड तरीके से ह्यूमन डेवलपमेंट की तरफ ले जा सकें। हमारी तारीख ये है कि हम इन एलोकेशंस को एमएनएस को दे देते हैं, सड़कें बनाने को दे देते हैं, पुल बनाने में लगा देते हैं, स्कूलों की बिल्डिंग्स खड़े करते हैं, यूनिवर्सिटियों की, ना कि हम ह्यूमन डेवलपमेंट की क्वालिटी की तरफ ले जाते हैं। क्योंकि क्वालिटी की तरफ अगर ले जाना है, इस वक्त चैलेंजेस हमारे क्या है, 70% पॉपुलेशन यंग है, हमें इसको उसकी स्किल्स की तरफ, हेल्थ की तरफ, एजुकेशन की तरफ जाना है। इसके अलावा 30 लाख बच्चे और बच्चियां हर साल लेबर मार्केट में आ रहे हैं। हमें स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस खड़ी करनी है जो उनके लिए जॉब्स क्रिएट कर सके। का मॉडल है ओल्ड स्कूल पॉलिटिक्स का, ये टूट नहीं पा रहा है और हमारी यंगर जो पॉलिटिकल जनरेशन भी डायनेस्टीज में आ रही है, वो भी उसी को फॉलो कर रही है। दैट इज वेयर माय वरी इज कि जितनी प्रोग्रेसिव इकोनॉमीज हैं वो परफॉर्मेंस बेचती हैं, वो ह्यूमन डेवलपमेंट बेचती हैं, वो पॉलिसी बेचती हैं। हाँ। ये जो एमएनए काम कर रहे हैं, ये काउंसलर का काम है, सड़कें बना दें, गैस लगा दें, स्कूल बना दें, ये इनका नेशनल लेवल का काम नहीं है। बिल्कुल, स्ट्रक्चर्स और पॉलिसीज और सिस्टम्स बनाने पर अनफॉर्चुनेटली हमारा कभी भी फोकस नहीं होता, इंडिविजुअल बेस्ड होता है सारा कुछ जो भी हम लोग कर रहे होते हैं। लेकिन ये जो अभी सारी हमने बात की, क्योंकि हम एक्सपेंडिचर रिफॉर्म की बात करें, आप भी और मेरा ख्याल है सभी इकोनॉमिस्ट इस मुल्क में एग्री कर रहे हैं कि वो जो रिफॉर्म हम देखना चाह रहे थे वो अनफॉर्चुनेटली नहीं नजर आया है। थोड़ा सा उसके ऊपर मैं बात करना चाह रही हूँ कि खासतौर पे ऑस्टेरिटी मेजर्स, ये एक लफ्ज बड़ा इस्तेमाल किया जाता है, कमेटियां भी कोई 2-3 बनी है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, कि वो बताएंगे कि हम क्या रिफॉर्म कर सकते हैं। खाली प्राइम मिनिस्टर हाउस की, प्राइम मिनिस्टर ऑफिस की बिजलियां बंद करके, एसी बंद करके सर ये रिफॉर्म होता है या कोई और भी तरीकाकार है? जी, मैंने ये बहुत ममालिक में देखा है। अगर तो आप ये काम ब्यूरोक्रेसी पे छोड़ देंगे तो कभी अपनी बजट्स को कट नहीं करेंगे ग्लोबली। और जहां पर भी यही होता है, वो अपने पर्क्स, प्रिविलेजेस, जो उनके नजर ना आने वाले प्रिविलेजेस हैं, वो उनको बढ़ाते जाएंगे। अब ये पॉलिटिशियन का काम है, जो हमारे जितनी रिपोर्ट्स हैं, आपको कोई नई कमेटी नहीं चाहिए। पाकिस्तान में इसके ऊपर पिछले 10 साल में बहुत काम हुआ है। कम से कम 18 से 24 ऐसे डिपार्टमेंट और मिनिस्ट्रीज हैं जिनकी फेडरल हुकूमत में कोई जरूरत नहीं है। हमें उनको दिल्ली, अगर आप सूबों का सरप्लस होता है, उनको खर्च नहीं हो रहा, तो ये डिपार्टमेंट सूबों को शिफ्ट करें ताकि वो वहां पे उनकी प्लानिंग और इम्प्लीमेंटेशन में हेल्प करे। फेडरेशन का एक तो ये काम नहीं है। दूसरा, एक सिग्नलिंग होती है कि हमने 68% 2 साल में सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाह बढ़ाई है, 68%। अब आया वो जो बढ़ाई गई है, वो क्या मतलब है, आपकी परफॉर्मेंस से लिंक्ड है? लोगों को तो सर्विस डिलीवरी नहीं मिल रहा है। सो द क्वेश्चन हियर इज कि क्या प्राइवेट सेक्टर भी बढ़ा पाएगा? ये लाइक अभी मैंने आज इस पे ट्वीट किया तो उन्होंने, तैमूर सलीम झगड़ा ने उस पे लिखा कि अगर औरंगजेब साहब हबीब बैंक में लॉस में होते और उनके ऊपर डेट चढ़ा होता तो क्या वो ये तनख्वाह एम्प्लॉइज की बढ़ाते वहां पे? दिस इज अ वेरी वैलिड पॉइंट, बिल्कुल ठीक बात है। सो द वैलिड पॉइंट इज कि हमें एक तो परफॉर्मेंस को ब्यूरोक्रेसी के अंदर लाने की जरूरत है, दूसरा ऑस्टेरिटी का सिग्नल देना है कि एलीट कुछ तो सेक्रीफाइस करने पे तैयार है ना जी, ना कि आप 3 अरब का बोझ जो है, जो एग्जिस्टिंग टैक्स पे कर रहे हैं, उसके ऊपर दोबारा एड अप कर दीजिए। अब ये एक हॉरिजॉन्टल इक्वेशन होती है, इक्वालिटी इन टैक्सेशन पॉलिसी। 3 पॉलिसीज आनी चाहिए थी बजट से लिंक्ड। एक हमारी कर्ज उतार डेट की पॉलिसी, देखिए ना, उन्होंने कहा कि प्राइवेट सेक्टर आइंदा से लीड करेगा। ये एक स्टेटमेंट है। अगर आपने पॉलिसी शिफ्ट करनी है तो फाइनेंस मिनिस्टर ये कहते
कि प्राइवेट सेक्टर लीड करेगा और फ्यूचर में हुकूमत बैंकों से कर्जा नहीं लेगी, प्राइवेट सेक्टर को देगी। बिल्कुल। You see, then it is a policy shift. इसी तरह उन्होंने कहा कि स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेस जो हैं उनको हम बेचना चाहते हैं। वो कहते हैं एग्जैक्टली, देखिए बजट में सिर्फ 30 बिलियन रुपए का टारगेट है प्राइवेटाइजेशन का। हाँ। तो जो आप कह रहे हैं उससे नंबर मैच नहीं कर रहे हैं, यू नो। सिमिलरली आई कैन गो ऑन एंड गो ऑन। देखिए इस वक्त एक जो टैक्स पेयर है उसका अगर आप टैक्स बढ़ाते हैं तो वो अपने आप से सवाल करेगा, एक कि सब लोग तो टैक्स नेट में नहीं है तो वाई बी। बिल्कुल, और ये हो रहा है, ऑलरेडी हो रहा है। दूसरा सवाल ये करेंगे कि इन रिटर्न मुझे क्या मिल रहा है, यू नो। अगर मैं 35-40% तनख्वाह पे टैक्स दे रहा हूं या दे रही हूं और मुझे प्राइवेट सेक्टर से सर्विस खरीदनी है, सिक्योरिटी भी खरीदनी है, स्कूल भी प्राइवेट है, अस्पताल भी प्राइवेट है, तो मैं सरकार को उनके पर्क्स एंड प्रिविलेजेस के लिए पैसा क्यों दूं, यू नो। ये हुकूमत की पॉलिसी। मैंने इसी कॉन्टेक्स्ट में वो पिछला सवाल भी पूछा था कि कुछ एकेडमिक बातें थी इसके अंदर, लेकिन वो कैसे होगा, वो जैसे आपने भी कह दिया कि मुताबिकत नहीं रखती वो चीजें जो कि कही गई हैं। सर एक क्विक कमेंट कर दीजिएगा, मेरा प्रोग्राम का वक्त खत्म हो रहा है, कि पेंशन रिफॉर्म को लेकर प्री बजट मैंने बहुत सारी बात सुनी, पोस्ट बजट अब आप उसको कैसे देख रहे हैं? अगेन उस पर भी मुझे लगता है एकेडमिक बात फिर कर दी गई कि हम पेंशन रिफॉर्म करेंगे, कॉन्ट्रीब्यूटरी पेंशन फंड की तरफ जाएंगे, लेकिन उससे ज्यादा ना तो एज अ पर्सनल इनकम उसको टैक्स किया गया, ना बहुत सारे और चीजें प्रपोज की जा रही थी जिसके अंदर यह है कि अगर कोई मल्टीपल गवर्नमेंट जॉब्स करके आया है तो मल्टीपल पेंशन्स मिल सकती हैं एंड सो ऑन, उनके ऊपर भी कोई काम नहीं किया गया। जी उसकी डिटेल पढ़नी पड़ेगी, लेकिन देखें ना, आपने फ्यूचर के लिए अगर आपने कॉन्ट्रीब्यूटरी पेंशन फंड बनाने की बात की है वो अच्छी बात है। केपीके में 4-5 साल पहले से ये काम हो रहा है, लेकिन मुझे ये समझ नहीं आती कि जो एग्जिस्टिंग है और खास तौर पे हमारे अपर जो सीनियर ऑफिशियल्स हैं, दे आर गेटिंग रीजनेबली लुक्रेटिव पेंशन, 7-7 लाख 8-8 लाख, यू नो। उन पेंशन, वो पेंशन एक इनकम है, उसको आप टैक्स नेट में लाइए। हाँ, जो जिसकी कम है, जो निचले टियर में आता है, उसको आप बिल्कुल ना लाइए। सिमिलरली जैसे पहले बात हो रही थी कि अगर एक ही हाउस होल्ड में मल्टीपल पेंशन चल रही हैं एंड वन पार्टनर यू नो डाइज और समथिंग, तो वो दूसरे को उसकी पेंशन ट्रांसफर नहीं होगी। देयर मल्टीपल रिफॉर्म। बिल्कुल, ये एक ओवरऑल जो एक मैं आपसे बात कर रहा हूं ना जी, इस वक्त जो नेक्सस है पॉलिटिशियन और ब्यूरोक्रेट का, वो एक पेटनेज का है कि हमने आपको प्रोटेक्ट करना है, आप हमें प्रोटेक्ट करें। बिल्कुल यही बात है, और वही बहुत सारी चीजें जिनके ऊपर प्रैक्टिकल कुछ करने की जरूरत है वो अभी भी मिसिंग नजर आए। इंटेंट को शायद हम क्वेश्चन नहीं करते, लेकिन प्लान ऑफ एक्शन नहीं था। आपका बहुत शुक्रिया हारून शरीफ साहब, आपने प्रोग्राम में हमें वक्त दिया। कुछ और इंपॉर्टेंट इशूज जो कि पिछले 1-2 दिन से बात हो रही थी लेकिन पोस्ट बजट हमने बात नहीं सुनी, उस पर हमने बात करने की कोशिश की। न्यूज टॉक से आज के लिए बस यही कुछ, मुझे इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।